मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह स्वागत करता हूं अब अनअकैडमी यूपीपीसीएस में। दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर करा दिए जाएं। लगातार जो है आपको हमारी टीम द्वारा जो है पूरे मिल रहे होंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे मैं पूरा एमसीक्यू लेकर आके आया हूं, जिसको अभी मैं शेयर कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक कौन से डे पे रहेंगे। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे दोस्तों, और इसकी पूरी डिटेल है। जैसे कि आप जो है ऋग वैदिक उत्तर वैदिक जो है आज ही कवर हो जाएगा। 23 को 22 को मेरे ख्याल से जैन धर्म रहेगा, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर भारत, गुप्त उत्तर भारत, गुप्त काल, गुप्तोत्तर भारत, हर्षवर्धन काल और संगम काल। गुप्तोत्तर को और मौर्योत्तर को हम 2 से 3 भाग में कवर करेंगे। ये एक मोटा मोटी आपका पूरा जो है 1 मई तक का, यानी कि इस पूरे महीने का शेड्यूल है। एंशिएंट इंडिया में इसी महीने आपका कवर करा दूंगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे लगातार हमारे टीम के द्वारा जो है पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एवरी टॉपिक पे आपको भारत के टॉप एजुकेटर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभियान सिविल सर्विसेज ये कोड अप्लाई करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। 24 महीने का कोर्स जैसे है उसमें आपको 7500 देना पड़ता है। 10% ये डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद ये 8400 फीस है। आपकी 12 महीने का जो है वो सिर्फ 6300 पड़ता है दोस्तों। अगर आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करते हो, 6 महीने का दोस्तों आपको पड़ता है लगभग 5000 के आसपास। और 3 महीने का भी आप ले सकते हो 3100 में, और 1 महीने का जो है वो आपको 1200 के आसपास पड़ता है दोस्तों। मेरे द्वारा जो है आरओ का कोर्स चला जा रहा है। यूपीपीसीएस का पूरा कंबाइंड बैच चल रहा है। वो अभी दूसरा जो है 27 तारीख से शुरू हो रहा है, और एक 12 से जो है प्री क्रम मेंस का जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच। मेरे अलावा जो है 5 टीचर और रहेंगे जो कि टॉप एजुकेटर रहेंगे। अभी उस पर भी हम लोग बात करते हैं। यूपीपीसीएस मेंस का हमारी फ्री क्लासेस चल रही है दोस्तों। 2 से 3 PM जो है डेली मैं लाइव रहता हूं। आज जो है आज कराया गया होगा, आप उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा। जो 19 तारीख को पेपर हुआ था आरओ का, उसका जीएस का डिस्कशन पूरा कराया गया है, और ये 3 पार्ट में कराया जाएगा। 3 पार्ट में लगातार हो रहा है। तो 2 से 3 PM मुझे जरूर अटेंड करें। एक दिन प्रारंभिक परीक्षा, एक दिन मुख्य परीक्षा के अल्टरनेट कोर्सेज जो है यहाँ पर चलाए जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। मेरा नाम धनंजय सिंह है दोस्तों। आप मुझे अनअकैडमी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, और प्लस पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे अलावा दोस्तों यहाँ पे 40+ टीचर और हैं। और यहाँ दोस्तों इसकी खासियत क्या है कि स्टडी फ्रॉम होम, ये तो पता ही है, ऑनलाइन एजुकेशन का आप लोग यूट्यूब के भी माध्यम से जो कर रहे हैं। दूसरा है दोस्तों लाइव डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, जिसमें आप पूरे अपने हफ्ते भर के डाउट्स को लेकर के आप पूछ सकते हो। पर डे ऑलमोस्ट 17 रुपीज अगर आप पूरा देते हो तो, नहीं तो अगर 10% डिस्काउंट के साथ आप जाते हो तो लगभग 12 से 13 रुपए पड़ता है ये पर डे का दोस्तों। जो कि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो उससे अधिक तो आपको सिर्फ आने जाने का रिक्शा किराया देना होता है। स्ट्रक्चरल लाइव फ्री स्पेशल क्लासेज होते हैं, लाइव और फ्री स्पेशल क्लासेज भी होते हैं। इनका आप पहले आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। और ईएमआई ऑप्शन भी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आप ईएमआई के आधार पे भी ये कोर्सेज अवेल कर सकते हो दोस्तों। इसमें देखिए यूपीपीसीएस का 2 फाउंडेशन कोर्स आ रहा है। एक जो है 28 अप्रैल से है, जिसमें कि हिमांशु थापा सर हैं, भारत कुमार सर हैं, और मुकेश कुमार सिंह जी हैं, और मृत्युंजय कुमार चंदन जी हैं, खुशबू चतुर्वेदी और मोहम्मद नवाजिश। एक अलग से बैच जो है 12 तारीख को आ रहा है, 12 मई को। उसमें हम लोगों की टीम एक अलग टीम होगी जो कि टॉप एजुकेटर हैं। सभी का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा यूट्यूब पे या ऑफलाइन ऑनलाइन, इन सब के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे दोस्तों। इन पे जो है इनके कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। अब 28 तारीख से 28 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। रिफरल कोड अभियान सिविल सर्विसेज आप लागू करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मेरा कोर्स भी चल रहा है लेटेस्ट क्रैक यूपीपीसीएस कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो दूसरा पार्ट जो है उसका 27 से शुरू होगा, 27 अप्रैल से। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे आपके लिए, कोई भी आप ज्वाइन कर लेते हो। अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सभी प्री मेंस जो है आरओ बीईओ सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये प्रश्न जो है, प्रश्नों की प्रकृति है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है, जिससे कि आपके मैक्सिमम जो है कोर्सेज कवर कराए जा सके। टॉपिक वाइज ये पूरा डिस्कशन चलेगा।
और मैक्सिमम जो है आपके टॉपिक यहाँ पर कवर करा दिए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। दूसरा क्या है? विधवा विवाह की प्रथा थी। और तीसरा है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और चौथा है पुत्री का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। ऑप्शन है आपका 1 2 3, 1 2 4, 2 4 और 1 3 4। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशंस ऑफ वुमेन इन ऋग्वैदिक पीरियड इज ट्रू? इन द ऋग्वैदिक पीरियड वुमेन हैड प्रॉपर्टी राइट्स, विडो रीमैरिज या मैरिज या रीमैरिज भी कर सकते हैं, was in the practice. पर्दा प्रथा was not in vogue and the daughter did not perform the उपनयन rites. जो उपनयन rites या rituals भी इसको कर सकते हैं आप। ये जो उपनयन संस्कार होता था वो होता था कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर कमेंट कर दिया करिए, उसके बाद मैं उत्तर बताता हूं। तो किसका ये पूछ रहा है सत्य है, तो बार बार ये प्रश्न जरूर देखा करें। तो आप देखेंगे कि पहला, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार थे, तो ये नहीं थे दोस्तों। तो ये वाला कथन आपका गलत हो गया। अगर 1 ही केवल आप एलिमिनेट कर लें तो आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आपको यहाँ क्या क्या चीजें याद रखनी है? 2 और 3 आपका सही है। विधवा विवाह की प्रथा थी दोस्तों, ध्यान रखना है। नियोग प्रथा भी थी। नियोग प्रथा क्या होता था? देवर से शादी की जाती थी। तो नियोग प्रथा जो है ये काफी प्रचलन में थी। और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि पर्दा प्रचलन नहीं था, ये भी सही है। पुत्री का उपनयन संस्कार होता था दोस्तों, उपनयन संस्कार होता था। राजनीति में और संपत्ति में अधिकार अभी इनको नहीं मिला था, शिक्षा का अधिकार था उस टाइम पे। तो ये पूरा होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, असत्य कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बार बार सत्य असत्य जो भी पूछ रहा है उसके बारे में आपको देखते रहना है। तो असत्य कथनों का चयन करें। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी। मंत्री तथा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं था। इस काल में दूत का कार्य जो है संधि और विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाना होता था। इस काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये देखिए सभी महत्वपूर्ण सोशल जो डायमेंशन है, रिलीजियस डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, सभी को कवर करते हुए दोस्तों इस प्रकार के जो भी आप कोर्स देख रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं। और मेरे द्वारा जो खास करके जो इतिहास का कोर्स कराया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपका पॉलिटी भी यानी कि राज्य व्यवस्था भी कोशिश करूंगा यहाँ पर करा देता हूँ। और विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी भी मैं कोशिश करूंगा। करंट अफेयर्स की पूरी जो है पूरी सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। सेलेक्ट फास्ट स्टेटमेंट। देयर वाज नो इंटेलिजेंस सिस्टम इन ऋग्वैदिक पीरियड। द मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर नॉट मेंशन्ड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्क ऑफ मैसेंजर हैड टू गो टू द किंग विद द प्रपोजल ऑफ ट्रीटी एंड डीटी। तो ट्रीटी और डीटी का मतलब होता है कि प्रस्ताव, संधि और विग्रह के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी वॉज नॉट प्रीवलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको ऑप्शन चयन करना है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका उत्तर है असत्य पूछ रहा है। तो ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी, तो ये असत्य यानी कि सत्य कथन, असत्य कथनों का पूछ रहा है। तो ये थी दोस्तों, तो ये आपका एक सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है और लेकिन उत्तर के लिए आपका ये सही हो जाएगा। और मंत्री तथा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं था, ये सही है, मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं था। इस काल में दूत का कार्य संधि और विग्रह प्रस्तावों को लेकर के जाना होता था, तो ये भी सही है, लेकिन आपका उत्तर जो है गलत पूछ रहा है। तो इस काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। दास प्रथा का प्रचलन था दोस्तों, तो ये आपके 2 ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि आपके 1 और 4 कहां पर है दोस्तों? तो 1 और 4 यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है, तो इसमें ये दोनों सत्य हैं दोस्तों। कौन कौन से? मंत्री था, मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं था, और जो दूसरा है इस काल में दूत का कार्य जो है संधि और विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाना होता था। तो दोस्तों ये रही इस बारे में। अगर कोई और भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर दिया करें। अगला हम देख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऋग्वैदिक कालीन जो है ये टॉपिक्स हैं, ये प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। और इससे पहले जो है इंडस वैलीज पे आप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आप जो है एक वीडियो आ गया है,
वो आपको 20 तारीख को 8 बजे डेली आपको मिलेगी ये क्लासेस, 6 या 8 बजे, तो हम टाइम कंफर्म कर लेते हैं कितने बजे। 8 PM पे ये डेली क्लासेस मिलेगी दोस्तों। मेमोरी ट्रेनिंग का एक क्लास मैंने दिया है कल 6 बजे के आसपास, आपको मिला होगा 6 PM पे, उसको जरूर देख लीजिए और शेयर करिए। बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, क्लास में ही चीजों को याद कर लेते हैं और तुरंत याद कर लेते हैं, जो परमानेंट रहता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है, ऋग्वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। पुष्प या पूरप है, ये पूरप है या पुष्प है, देख लेते हैं। अस्पस और प्रश्न विनाक या प्रश्नपति, तो ये भी हिंदी में भी, इंग्लिश में ये भी है। तो दोस्तों इसमें कहा जाता था आपका प्रश्न विनाक कहा जाता था न्यायाधीशों को। और पूरब किसको कहा जाता था दोस्तों, ये पुष्प नहीं है, पूरब है। पूरब आप ध्यान रख लीजिएगा। पूरब जो होते थे दोस्तों वो गुप्तचर होते थे, सॉरी दुर्गपति होते थे, स्पष्ट गुप्तचर होते थे। ये जो है दुर्गपति होते थे और ये गुप्तचर होते थे। पुष्प जो है, स्पष्ट जो है किसको कहा जाता था, गुप्तचर को। प्रश्नपति जो होता था दोस्तों, प्रश्नपति जो होता है, प्रश्न दिनांक विनांक जो होता था वो क्या होता था दोस्तों, प्रश्न विनांक, वो जो होता था ये मुख्य न्यायाधीश होता था या न्यायाधीश होता था। आप ये याद रखिए दोस्तों। अगला हम प्रश्न देखेंगे, गलत मेल का चयन करें। यहाँ पे क्या है, मैच जो है वो कौन सा गलत है, आप इसको करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, गलत मेल का चयन करें। उर्वरा जुता हुआ खेत, लांगल हल, सीता कृषि युक्त भूमि, पर्जन्य बादल। तो दोस्तों इसमें जो है सीता जो है वो हल के से बनी हुई मिट्टी को कहा जाता था। जैसे कि हल के द्वारा जो बीच में हल चलाने से जो बन जाता है, घाट बन जाता है, उसको हम सीता कहते हैं। कृषि युक्त भूमि जो है ये उर्वर को ये कहा जाता था, ये अलग से इसका नाम है। सीता जो है वो क्या था, जुती हुई भूमि में जो लकीरें बनती थी उनको सीता कहा जाता था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। उर्वरा जो है जुता हुआ खेत, लांगल हल को कहा जाता था, पर्जन्य जो है बादल था। बादल के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, इससे प्रश्न जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, एक प्रश्न और है यहीं से। ऋग्वैदिक काल में राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। 5 नंबर कहां चला गया, पांच नंबर प्रश्न छूट गया है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। ऋग्वैदिक काल में राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे, अतः वह निरंकुश हो गया था। दूसरा है राजा का पद वंशानुगत होता था। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है काफी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके के कथन कारण के प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ऋग्वैदिक काल में राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे, अतः वह निरंकुश था। और राजा का पद, तो पहले जब भी कथन कारण का प्रश्न पढ़ना हो तो पहले केवल कथन पढ़िए, ऋग्वैदिक काल में राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे, अतः वह निरंकुश हो गया था। तो ऋग्वैदिक काल में कोई निरंकुशता का आपको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहां से हम देख लेंगे कि ये वाला प्रश्न जो है, ये वाला कथन जो है हमें गलत हो जाता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके लिए बचता है, वो है डी। राजा का पद जो है वंशानुगत होता था दोस्तों, वंशानुगत होता था, लेकिन उसको शक्तियां इतनी नहीं मिलती थी, क्योंकि सभा और समिति और विदत, सभा समिति और विदत 3 संस्थाएं थी। इनके माध्यम से क्या करता था, राजा को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। राजा को नीति चलाने के लिए या पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो है आपको नीतियां बनाने के लिए ये कार्य करने होते थे। तो ये आपका उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करें। वेदांग साहित्य और इनका संबंध जो है, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप देखें। पहले मैं उत्तर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर करें। वेदांग साहित्य, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, वेद के कान, वेद का मुख, वेद का हाथ और वेद के नाक। तो ये आपको देखना है दोस्तों, और कैसे आप मिला सकते हैं इसको आप जो है
मिलाएंगे, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। वेदांग लिटरेचर है और उनका रिलेशंस है, क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ईयर्स ऑफ वेदा, माउथ ऑफ वेदा, हैंड्स ऑफ वेदास एंड नोस्ट्रिल्स यानी कि नाक, वेद के नाक जो है ये कहलाते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर जो है टाइप करिए और हम देख लेते हैं यहाँ पर। शिक्षा जो है दोस्तों उसको क्या कहा जाता था? तो शिक्षा को वेदों की नाक कहा जाता था। कल्प जो है वो दोस्तों वेदों का हाथ था। तो इन्हीं दो से हम कोशिश करते हैं मिलाने की। शिक्षा मतलब ए का 4 यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका निकल गया, ए का 4 है। और बी का 3, तो ये आपका बी वाला उत्तर सही होगा दोस्तों। सी का 2 है दोस्तों, यानी कि व्याकरण जो है वो मुख होता है और वेद की आंख जो है, निरुक्त जो है वेद के कान होते हैं, वेद की आंख जो है ज्योतिष होती है। और आप देख सकते हैं द्वंद्व जो है वो पैर होता है, द्वंद्व को पैर से डिनोट किया जाता है और आंख को ज्योतिष। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा बी। और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से कौन सा ग्रंथ संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा संबंधित नहीं है पूछ रहा है। इसमें क्या है पूछ रहा है? संबंधित नहीं है। तो ये उपनिषद हैं इनके। और यजुर्वेद देखिए 4 प्रकार के वेद हैं हमारे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 प्रकार के वेद हैं, इनके सभी के कुछ ना कुछ जो है उपनिषद हैं। और इन उपनिषदों को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा उपनिषद इसमें नहीं है? तो आपका प्रश्नोपनिषद नहीं है यहाँ पे। इसके 4 वेद यजुर्वेद के उपनिषद हम लिख लेंगे चारों। तो पहला है दोस्तों कठोपनिषद, दूसरा है दोस्तों ईशोपनिषद, चौथा है दोस्तों मैत्रायणी, तीसरा है मैत्रायणी और चौथा है श्वेताश्वतरोपनिषद। तो ये 4 उपनिषद है दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। प्रश्नोपनिषद, ये जो है प्रश्नोपनिषद जो है किसका वेद है? आप जो है किसका वो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्नोपनिषद जो है वो किसका है? तो दोस्तों इसको हम बता ही देते हैं, अथर्ववेद का है ये। दोस्तों इसको हम लोग मेमोरी टेक्निक से बहुत तेजी से याद कर लेते हैं क्लास में ही। तो ये टेक्निक्स धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए, जब तक कि उस पर 5,000 लाइक्स नहीं हो जाते तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें कवर हो जाएंगे दोस्तों, पूरे आर्टिकल आप कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 अप्रैल से जो है 3 मई के बीच जो है 10 लेसन का ये दूसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव यूपी पीसीएस के लिए। ये बैच चल रहा है, 28 से और भी बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों। ये पूरे टॉपिक रहेंगे जिनको आप कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर के दौरान। मेरे द्वारा ये पूरा लेक्चर कराया जाएगा दोस्तों। अभियान सिविल सर्विसेज जो है कोड अप्लाई करना ना भूलें। जब भी आप कोई कोर्स ले रहे हैं अनअकैडमी पर यूपी पीसीएस के लिए, तो अभियान सिविल सर्विसेज का अगर आप कोड टाइप करते हैं रेफरल कोड, तो आपका 10% यानी कि अगर 2 साल का लेते हैं तो आपका 850 रुपये बचता है, 840 रुपये। अगर 1 साल का लेते हैं तो लगभग 700 रुपये आपका बचता है। तो ये आपकी सेविंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों मेरे द्वारा जो चलाए गए कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आइए देखते हैं अगला। इसमें मेरे अलावा 40 टीचर और हैं
इसके की फीचर्स जो है स्टडी फ्रॉम होम है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, पर डे जो है लगभग 12 से 13 रुपए का पड़ता है अगर डिस्काउंट के बाद आप ले लेते हैं तो। स्ट्रक्चर्ड लाइव जो है फ्री क्लासेज होती हैं और EMI का भी ऑप्शन है, आप EMI के माध्यम से भी कोर्सेज ले सकते हैं। ये 28 अप्रैल से जो है दोस्तों टॉप एजुकेटर, जो 6 टॉप एजुकेटर हैं हमारे, उनके द्वारा। और अगला जो है हम लोगों का भी एक कोर्स आ रहा है जिसमें कि 12 मई से ये एक और फाउंडेशन कोर्स आएगा। दोनों को आप अवेल कर सकते हो एक ही, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप कोर्स लेते हो उसमें सभी लोगों के लिए, जितने भी सर हैं सभी लोगों के आप रिफरल वो आप जो है कोर्स अवेलेबल कर सकते हो। रिफरल कोड आप यूज करना मेरा मत भूलिए, अभियान सिविल सर्विसेज, इसको आप जरूर यूज करें। इसमें ये सभी लोग हैं जो आपको पढ़ाएंगे ये पूरा कोर्स जो फाउंडेशन का शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। उपनिषद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। उपनिषद से आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है। उपनिषदों की संख्या 118 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं और छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। तो आप जो है जानते ही हैं कि उपनिषद जो है 18 है, 118 नहीं है, तो ये कंफ्यूजन के लिए आपको दिया गया है और उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से रखिएगा, ध्यान से स्टडी करिएगा और इनके सभी जो है, जो भी इन्होंने जितने भी विचार दिए हैं, इन सभी को भी हम लोग कोशिश करते हैं तुरंत याद कर लेते हैं। तब भी मैं आप लोगों को बता दूंगा इसमें कहां से कहां तक जो है ये चीजें आपकी कराई जाएंगी। आइए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। पहला क्या है कि आर्य मध्य एशियाई थे। गलत मेल का चयन करना है दोस्तों, ये पहले जरूर अंडरलाइन कर लिया करें, उसके बाद जो है यहाँ पर चीजें देखा करें, आगे बढ़ा करें। तो पहला जो है आप देखेंगे कि किसने क्या कहा है कि आर्यों का जो है मूल निवास स्थान कहाँ पर था। तो आर्य मध्य एशिया से थे। आर्यों का संबंध जो है तिब्बत से था, ये मैक्स मूलर ने कहा है। ये मैक्स म्यूलर है। तो ये मैक मूलर है। आर्यों का संबंध तिब्बत से था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। आर्य दक्षिण रूस के निवासी थे, गार्डन चाइल्ड ने कहा है। आर्य उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक के थे, ये कहा है पेंका ने। तो इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सा गलत है। एक बार इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं कि आर्यन वर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, रिलेशन ऑफ आर्यंस टू तिब्बत जो है, रिलेशन ऑफ आर्यंस वर फ्रॉम तिब्बत, तो यानी कि तिब्बत से था स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्यन वर फ्रॉम द साउथ रसिया, गार्डन चाइल्ड। और आर्यन वर फ्रॉम द नॉर्थ पोल जो है वो आपको बताया है पेंका ने। तो आपका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से नहीं बताया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां से बताया था? तिब्बत से ही बताया था। इसमें क्या पूछ रहा है कि गलत मेल कौन सा है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया था, सही है। रिलेशन ऑफ आर्यन फ्रॉम स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, इसे तिब्बत से बताया था, ये भी सही है। तो ये हमें लग रहा है सारा सही लिख दिया गया है। आर्यन वर फ्रॉम साउथ रसिया, दक्षिण रसिया से किसने बताया था दोस्तों? दक्षिणी रूस से। तो ये गार्डन चाइल्ड ने ही बताया था, ये भी सही है। इसमें दोस्तों दो लोग हैं, हंगरी और मतलब कि और ये पेंका, प्रोफेसर पेंका ने कहां से बताया था? तो जर्मनी के मैदानी भाग से बताया था। नॉर्थ पोल से पेंका ने नहीं बताया था। नॉर्थ पोल से किसने बताया था? नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव से बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। पेंका जी ने कहां से बताया था? तो पेंका ने बताया था इसको प्रोफेसर पेंका। जर्मनी के मैदानी भाग से जिन्होंने बताया था। ये आप लोग जरूर याद रख लेंगे। प्रोफेसर पेंका ने। आर्यन फ्रॉम द साउथ रसिया, साउथ दक्षिण रसिया रूस से किसने बताया था? तो गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड के साथ एक और लोग थे, उनका नाम क्या है? तो नेहरिंग, इनका प्लस नेहरिंग, ये दो लोग थे। आप मैक्स म्यूलर ने क्या बताया था? आर्य जो है मध्य एशियाई थे
दयानंद सरस्वती ने आर्यों का संबंध जो है तिब्बत से बताया था। तो ये प्रश्न जो है आप लोग जरूर देख लेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण साहित्य में यह कहा गया है कि राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे जाएंगे। गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, यही इंग्लिश में भी है। In which of the following Brahmin literature it has been said that a king is the one who gets the approval of people? गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय एंड पंचविश। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में इसकी बात की गई है। शतपथ ब्राह्मण जो है किसका जो है ब्राह्मण है, किस वेद का ब्राह्मण है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न भी मैं पूछता हूं, प्रश्नों के भी जवाब आप लोग दिया करिए। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में आए बदलावों को में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत पूछ रहा है। उत्तर वैदिक काल में कर का स्वरूप बाध्यकारी हो गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र से बाहर विवाह प्रचलन भी था। तो आप देखेंगे, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द चेंजेस ऑफ द सोशियो रिलीजियस सिस्टम ऑफ लेटर, लेटर में LATER है केवल, later Vedic period, which is in later Vedic period the form of the tax becoming binding. In the period the varna system become karma based and not birth based. Brahman, Kshatriya, Vaishya, all three has the right to upnayan rights. Or marriage outside the gotra was also prevalent in the later Vedic period. तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस काल में वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी, कर्म आधारित नहीं। ये किसकी खासियत है? कर्म आधारित जो है ये ऋग्वैदिक काल की खासियत है। ऋग्वैदिक एरा में ये सारी चीजें जो हैं थी, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ये चीजें जो हैं क्या हो गई दोस्तों? तो ये दोस्तों हो गई आपकी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। यहीं से जो है वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण की कुरीतियां जो हैं शामिल हो गई भारतीय समाज में, जो आज तक भी देख रहा है। आप लोग जो आज देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था, इसी का विकृत रूप है। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। गलत मेल का चयन करें। इंद्र 250 बार, जन जो है 275 बार, यमुना जो है 3 बार। किसकी कौन सा गलत है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि जन जो है वो गलत मेल का चयन करें। क्षत्रिय की बार जो है दोस्तों, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो मैं बताता हूं उत्तर। सिलेक्ट द रॉन्ग मैच। इंद्रा, इंद्र की बात जो है 250 टाइम्स, जना जो है 275 टाइम्स, क्षत्रिय 1 टाइम्स, यमुना जो है 3 टाइम्स। तो दोस्तों इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्षत्रियों की जो चर्चा की गई है वो 9 बार की गई है, ये आप जरूर याद कर लेंगे। सबसे अधिक बार जो है किसकी चर्चा की गई है? तो आप देखेंगे सबसे अधिक बार जो है पिता की 355 बार चर्चा की गई है। ऋग्वेद में पिता की चर्चा जो है 355 बार की गई है, तो ये आप याद रखेंगे। देवताओं में सबसे ज्यादा जो है इंद्र, और उसके बाद अग्नि, अग्नि की 200 बार चर्चा की गई है। कई बार आपसे प्रश्न में पूछा गया है, अग्नि की 200 बार चर्चा की गई। इसी तरह से बहुत ढेर सारे शब्द हैं जिनकी प्रयोग के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला हम लोग देख लेंगे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तर वैदिक राज्य विदेह, कैकेय, काशी, पंचाल, अश्वपति, अजातशत्रु, प्रवाहण जाबाल और जनक, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें भी इंग्लिश में भी सेम ही है। तो आप देखेंगे कि इसका जो उत्तर क्या होगा? तो विदेह है जो दोस्तों, विदेह के राजा जो है जनक थे। यहां से देखिए अगर कोई मिल जाता है A का 4, तो केवल एक ही आपका निकलता है दोस्तों। दूसरा हम देख लेंगे B का जो है दोस्तों, वो कैकेय जो है वो अश्वपति, कैकेय के कौन से थे? अश्वपति थे। तो अगर इससे मिल जा रहा है तो B का 1, तो ये वाला C वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखेंगे हम काशी जो है, काशी वो कहाँ था? अजातशत्रु था काशी का, और पांचाल जो है प्रवाहण जाबाली, ये है दोस्तों। तो ये आप हमें जो है आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न जो है काफी टफ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चारों आश्रम व्यवस्था, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ नहीं होता है, गृहस्थ होता है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है?
तो जावालोपनिषद, दूसरा है दोस्तों मुंडकोपनिषद, तीसरा है दोस्तों श्वेत शेषनिषद, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है गृहस्थ चारों आश्रमों की बात जो है वो जावालोपनिषद में की गई है, जावालोपनिषद में दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पूरा जो है 15 से 20 प्रश्नों का ये संकलन डेली चलता रहेगा दोस्तों। और वैदिक और उत्तर वैदिक के बारे में हमने देखा इसमें दोस्तों। इससे पहले भी हमने जो है एंशिएंट पे जो है कौन कौन से टॉपिक हमारे रहेंगे उनको बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। हमारा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, अभियान सिविल सर्विसेज, इसके बारे में जो है आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलेगा। और भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए जो है आप जो है 2 से 3 बजे हमसे मिल सकते हैं डेली। आज जो है RO का जो है वो कोर्स जो है टेस्ट सीरीज डिस्कशन पार्ट 1 रहेगा, तो 60 से 70 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मजा आता है दोस्तों। ऑफलाइन आप जो है ऑनलाइन अगर प्लस कोर्स पे आते हैं तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है, बहुत इंटरटेनिंग रहता है। और आप उसको जो है आप देखा करें। यूट्यूब के अलावा जो है इस पर जो है भी फ्री क्लासेज होती हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।